हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वह है शिक्षण विधियों से संबंधित। यहाँ से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपका वो पेडागोजी का टॉपिक हो यानी कि मैथ पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी हो, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं अपनी 10 से 11 विधियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी में करवा लिया जाएगा, क्योंकि सीटेट ने एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया 2 दिन पहले, जिसमें ये उन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में ही करवाया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है कि अब की बार में तैयारी अपनी अच्छी तरीके से नहीं की है। कई सारे बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया था बीच में। तो चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं भी अच्छी तरीके से की है तो हमारे साथ अभी से आप लोग नियमित रूप से जुड़ जाइए, और हमारे नोट्स को अगर आप लोग बाय कर सकते हैं कर लीजिएगा और वहाँ से पढ़िएगा, और यूट्यूब के ऊपर आकर के आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर जो हैं आ जाएंगे एग्जाम में। आज की क्लास में हम लोग अपनी ये 11 विधियाँ करने वाले हैं। देखिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहली है आगमन विधि, उसके बाद है निगमन, फिर है प्रोजेक्ट, फिर है प्रत्यक्ष, फिर है विश्लेषण की विधि, उसके बाद करेंगे संश्लेषण विधि, फिर है अनुकरण की विधि, फिर है व्याख्यान विधि, इसके बाद में है मारिया मांटेसरी विधि, और फिर है डाल्टन। उसके बाद में जो अंतिम विधि है वह भाषा संसर्ग विधि। तो सबसे पहले हम लोग अपने आगमन विधि से स्टार्टिंग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे अपने साथियों के पास में, जिनको भी इस बार सीटेट का एग्जाम देना है और एग्जाम देने के साथ साथ में क्वालिफाई भी करना है। तो जरूर एक बार सभी लोग शेयर करिए अपने साथियों के पास में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। फिर शुरू करते हैं क्लास अपनी। देखिए लिखा है कि आगमन विधि के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि आगमन विधि का जनक किसको कहा जाता है? तो आप लोगों को आंसर करना है कि आगमन विधि का जनक कहते हैं अरस्तु को। उसके बाद लिखा है कि इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुभवों का प्रयोग करते हैं, उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ये कौन सी विधि है? ये है आपकी आगमन की विधि। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, फिर बनाए जाते हैं? तो वह विधि है आगमन की विधि। आगे आपका लिखा हुआ इसी में है कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। 100 बार क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में अब तक बन चुका है सीटेट के एग्जाम में, कि ऐसी कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है? तो वो आपकी विधि है आगमन की विधि। कौन सी है? आगमन की विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगे लिखा, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। जो आगमन की विधि होती है कैसी होती है? छात्र केंद्रित होती है। पूरा का पूरा ध्यान किसके ऊपर होता है? छात्र के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद लिखा है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। ये जो विधि है ये छात्र केंद्रित होती है और विद्यार्थियों को करके सीखने के ऊपर बल देती है। क्वेश्चन आपके बनते किस प्रकार से हैं? क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चों को करके सीखने के ऊपर बल दिया जाता है? तो आपको याद रखना है वह विधि है आगमन की विधि। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि में तर्क करते हुए बच्चे सीखते हैं। पहला लिखा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि स्थूल मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ी चीज़, हैवी चीज़, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी चीज़, यानी कि बड़े बड़े लेसन से हम लोग क्या सीखते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर की जो विधि है वो कौन सी है? वह है आपकी आगमन की विधि। जो चीज़ हमें ज्ञात होती है, जो हमारे अनुभव होते हैं, उदाहरण होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं इस विधि में। यानी जो चीज़ हमें ज्ञात होती है उससे हम अज्ञात चीज़ों को सीखते हैं। तो ये विधि हमारी कौन सी हो गई? आगमन की विधि हो गई। तीसरा आपका लिखा है मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं उन चीज़ों से हम सीख लेकर के और ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ने की जो विधि है वो कौन सी है? आगमन की विधि कही जाती है। और यहीं से क्वेश्चनों की भरमार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो आप लोग याद रखेंगे वो होती है आगमन की विधि। अगला देखिए, अगला नंबर लिखा है आपका निगमन विधि। जो निगमन विधि होती है वो आगमन की जस्ट उल्टा होती है। इन दोनों में से अगर आपको एक भी विधि याद है, एग्जाम में जब आप बैठेंगे कंप्यूटर के सामने, इन दोनों में से आपके दिमाग में अगर एक भी विधि रह गई तो आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कर ले जाएंगे। लिखा है कि निगमन विधि के जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आगमन की विधि। अगर पूछेगा कि नियम से उदाहरण की ओर की कौन सी विधि है, तो वो हो गई आपकी निगमन की विधि।
कहने का मतलब है कि आगमन का जस्ट उल्टा निगमन विधि होती है। आगे लिखा है कि इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। ये जो विधि होती है निगमन की, इसमें विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान सबसे पहले दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन हल करना है, इसका नियम क्या है, कौन सा सूत्र लगाना है और इस प्रकार से आपको करना है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। जबकि आपको पता है कि जो आपकी आगमन की विधि थी वो थी विद्यार्थी केंद्रित। जो आपकी आगमन की विधि थी उसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाता था, और जबकि जो निगमन की विधि है इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है। तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित ये विधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का ही सबसे ज़्यादा कार्य होता है। उसके बाद लिखा है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। ये जो विधि होती है इसमें सारे नियम कौन सिखाता है, शिक्षक सिखाता है बच्चों को। और यहाँ पर ये जो विधि होती है ये आपको हम बता ही चुके हैं कि आगमन की जस्ट उल्टी होती है। जबकि जो हमारी आगमन की विधि थी उसमें बच्चे स्वयं भी कार्य करके बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सारे के सारे नियम किसको निकालने हैं, टीचर को ही बताने हैं बच्चों को। इसीलिए ये जो है शिक्षक केंद्रित विधि भी मानी जाती है, फिर कही जाती है। तो बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। तो निगमन विधि आप लोग अपने दिमाग में सेव कर लीजिए एक बार। आगे देखते हैं, लिखा है कि इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है। कहने का मतलब है कि छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की ओर। आपको टीचर ने एक सूत्र लिखवा दिया, उसके बाद में आपको कई सारे क्वेश्चन करने को दे सकते हैं, यानी कि एक छोटे से सूत्र से काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हो निगमन विधि से। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता हैं, तो जब आपको टीचर बताएगा, नियम लिखवाएगा, तो आप अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हुए चले जाएंगे निगमन विधि में। नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नियम बनाते हैं, उसके बाद में उन नियम से उदाहरणों को बनाते हैं। तो ये जो विधि है आपकी निगमन की विधि कहलाती है। अमूर्त से मूर्त में हम लोग जाते हैं, कौन सी विधि में, निगमन विधि में। जस्ट हमारे जो आगमन विधि है उसका उल्टा यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उल्टा क्या है, ये निगमन विधि जो है जस्ट आगमन विधि की उल्टी विधि है। उम्मीद है आप लोगों ने ये दोनों विधियां आराम से समझ ली होंगी। अगर आपको नहीं पता था तो आपने हमारे साथ साथ में लिख भी ली होंगी ये दोनों ही विधियां। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए आप लोगों के लिए एक सेल है, ऑफर चल रहा है इस समय, दिवाली ऑफर, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर, जहां पर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे फ्री में, और आपको फ्री में एनसीईआरटी किताब मिलने वाली है। और जिन लोगों को ज़रूरत तो इस समय सभी को है, क्योंकि 1 मंथ बचा एग्जाम का है। तो आप लोग सबसे कम प्राइस में यहाँ पर जाकर के अपने नोट्स खरीद सकते हैं, और नोट्स से आप लोग पढ़िएगा। किताब से पढ़ रहे हैं इस समय अंतिम समय में, तो आपको ये जानने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये जो नोट्स बनाए गए हैं कई सालों के प्रयोग से बनाए गए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिनकी कास्ट 100 रुपये रखी गई है। अगर आप 3 नोट्स खरीदते हैं या फिर इससे ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको 100 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि 100 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। तो जिन लोगों को ज़रूरत है लेने की वो लोग अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। तो आपके 100-150 रुपये की बचत हो सकती है। आगे जो आपकी विधि है वह है प्रोजेक्ट विधि। लिखा है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। कौन है, पैट्रिक को कहा जाता है प्रोजेक्ट विधि का जनक। लिखा है कि यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। कैसी होती है, ये जो विधि होती है आपकी प्रोजेक्ट की विधि, या अनुभव के ऊपर केंद्रित होती है। जो शिक्षक का अनुभव होता है वो विद्यार्थियों में शेयर करता है, उनको अपने अनुभव के द्वारा पढ़ाता है, लिखाता है और समझाता है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। प्रोजेक्ट की विधि होती है ये बच्चों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। आप लोग इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जो बच्चे के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। तो आपको याद रखना है वो है प्रोजेक्ट की विधि। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि ये जो विधि है प्रोजेक्ट की विधि, इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका हल वो स्वयं के विचारों के आधार पर निकालता है। समस्याएं कैसी होती हैं विद्यार्थी जीवन में, आपको भी पता है, हमको भी पता है। मान लीजिए कोई चीज़ हमें याद नहीं हो रही, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो विद्यार्थी इन चीज़ों को अपनी स्वतंत्रता के साथ इन कठिनाइयों को हल करता है, और स्वयं ही उन क्वेश्चनों को करता है जो उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, याद नहीं होते, उनको स्वयं ही क्या करता है, याद कर लेता है और अपनी समस्या को समाप्त कर लेता है। तो आपको याद रखना यह है प्रोजेक्ट की विधि। आगे लिखा है कि यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है, जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं करता है। तो जहाँ पर बालक स्वयं कुछ भी करता है, सक्रिय रहता है, वो बाल केंद्रित
विधि होती है, शिक्षा होती है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे बालक देखिए स्वयं ही क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे चित्र देखिए, बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल यानी कि सवाल दिए गए हैं जहाँ पे बालक स्वयं कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा होती है प्रोजेक्ट विधि में, ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है। आगे लिखा है इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। ये जो विधि होती है प्रोजेक्ट की विधि, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और क्रियाशील होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विधि है प्रोजेक्ट की विधि। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। आगे लिखा है समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। जो प्रोजेक्ट की विधि होती है इसमें बालक क्या करते हैं, एक साथ समूह में कार्य करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सीखते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। चलिए देखते हैं अगली विधि है आपकी प्रत्यक्ष की विधि। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। लिखा है इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ये जो विधि है प्रत्यक्ष की विधि, इसमें बालक को व्याकरण का ज्ञान या फिर उनके नियम नहीं बताए जाते हैं। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी कि ऐसी विधि जिसमें व्याकरण के बिना ज्ञान के भाषा सिखाई जाती है, वो कहलाती है प्रत्यक्ष की विधि। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी विधि जिसमें व्याकरण के बिना ज्ञान के भाषा सिखाई जाती है, तो वह विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि। आगे लिखा है कि इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो प्रत्यक्ष की विधि है, लोकल जो लैंग्वेज होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, उसको बीच में लाए बिना उनको अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। ये विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। अगला पॉइंट लिखा है कि इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ये जो विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, इसमें बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है और बच्चे कई सारे जगहों के होते हैं, अलग अलग परिवेश के होते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं निकल करके, उनको आपस में वार्तालाप करवाई जाती है, जिससे वो एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का रहन सहन, एक दूसरे का आचरण क्या करते हैं, सीखते हैं। आगे लिखा है कि जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो उनको ये नहीं बोला जाता है कि आपको इनके द्वारा की गई बातचीत को रट के लाना है, लिख के ले जाना है। वो लोग आपस में बातचीत करते करते धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, एक दूसरे की भाषा पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। उनके यहाँ इस व्यंजन को क्या बोला जाता है, उसको क्या, चाचा को क्या बोलते हैं, दादा को क्या बोलते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा को सीख लेते हैं। आगे लिखा है कि इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षा में तो यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ये जो विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, इसमें ऐसी सामग्री का प्रयोग करते हैं जो कि दिखाई और सुनाई दे। ये जो विधि होती है ये प्राथमिक कक्षा में क्या होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है। जो आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है ये विधि। आगे लिखा है आपका विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के जनक किसको माना जाता है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को माना जाता है विश्लेषण विधि का जनक। क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, विश्लेषण विधि का जनक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। आगे देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने विश्लेषण की विधि दी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। जो आपकी विश्लेषण विधि होती है इसमें हम क्या करते हैं, हमारे सामने जैसे कोई बड़ी समस्या आ गई, कोई लेसन है, कोई पार्ट है लेसन का ऐसा जो हमें नहीं याद हो रहा है, तो उनको हम छोटे छोटे भागों में बांट कर उसको याद करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमें पूरा का पूरा लेसन याद हो जाता है। तो उनका यही कहना है कि इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, फिर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसको हल किया जाता है। आगे आपका है संश्लेषण विधि। लिखा है संश्लेषण विधि के जनक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया है संश्लेषण विधि में कि इन्होंने बताया कि विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। जो विश्लेषण विधि होती है उसका कार्य कब शुरू होता है, जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण कर लेते हैं, उसके पश्चात ही संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये जो हमारी विधि है संश्लेषण की विधि, इसमें किसी भी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। आगे जो है देखिए लिखा है कि प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी संश्लेषण विधि होती है उसके द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर घास का ढेर लगा है, वहाँ पर से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु जो विश्लेषण विधि है इसमें स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। आप लोग समझ रहे हैं कहने का हमारा क्या मतलब है। जो आपकी संश्लेषण विधि होती है, प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि के बारे में इन्होंने कहा है कि संश्लेषण विधि के द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन
विश्लेषण की विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। तो ये फर्क है दोनों विधि में। आगे देखिए आपका लिखा है अनुकरण की विधि। क्या लिखा है? अनुकरण विधि। लिखा है कि इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब आप समझते हैं कि जो हम लोग कार्य करते हैं, जो हमारे शिक्षक कार्य करते हैं, जिसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बालक उन्हीं चीज़ों को सीख लेता है। जैसे कि जब कोई बालक छोटा होता है, अपने घर पे रहता है, देखता है कि मतलब कि माँ और पापा किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से खाना खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्या मतलब करते हैं पूरे दिन, तो बच्चे भी कई बार वही चीज़ें बोलने लगते हैं जो उनके घर में बोली जाती हैं। तो अनुकरण का मतलब आप लोग समझ गए कि जो हमारे बड़े लोग करते हैं उसको देखकर हम कॉपी करते हैं, वो होता है अनुकरण करना। तो अनुकरण की विधि क्या होती है? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या फिर नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। ये जो विधि होती है अनुकरण की विधि, इस विधि में बालक क्या करता है कि उसका शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है, किस प्रकार से लिख रहा है, क्या वो हमको बता रहा है, ये सब चीज़ें क्या करता है? अपने शिक्षक की नकल कर लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनुकरण की विधि। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। जब हम लोग छोटी कक्षाओं में जाते हैं तो शिक्षक हमको पूरे दिन पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जबकि बोर्ड के ऊपर नहीं भी लिखा होता है, फिर भी हम उनके द्वारा बोली गई चीज़ को दोहराते रहते हैं पूरे दिन बैठे बैठे। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने शिक्षक के द्वारा बोली गई चीज़ का अनुकरण करते हुए हम लोग रट लेते हैं कि एफ आर क्या होता है? एप्पल ही होता है। आगे लिखा है पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि शिक्षक जब हमें पढ़ाते हैं 1 2 3 4, तो पहले शिक्षक बोलते हैं छोटी कक्षा, के बाद में बच्चे भी उनका क्या करते हैं? अनुसरण करते हुए पीछे पीछे बोलते रहते हैं। आगे देखिए लिखा है व्याख्यान की विधि। व्याख्यान की जो विधि है इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या करते हैं? किसी तथ्य की या फिर किसी विषय की व्याख्या करते हैं व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। क्वेश्चन बने आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो आपको आंसर देना है व्याख्यान विधि जो है सबसे प्राचीन विधि है शिक्षण की। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आती है आपकी 9 नंबर की जो विधि है वो है मारिया मांटेसरी विधि। लिखा है कि मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। कौन सी पद्धति जो है प्रसिद्ध है? शिक्षा की मांटेसरी पद्धति जो है प्रसिद्ध हो गई है किसके नाम से? एक चिकित्सक थे मारिया मांटेसरी, जो कहाँ के थे? इटली के थे। आगे लिखा है कि यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मारिया मांटेसरी विधि कितने वर्ष तक के बच्चों के प्रयोग में लाई जाती है? तो यह जो पद्धति है यह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति, आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। आगे लिखा है कि इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया था, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। तो जो सबसे पहले मारिया मांटेसरी विधि का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था कहाँ पर? मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद में ये सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में प्रयोग में लाई जाने लगी है मारिया मांटेसरी विधि। आगे लिखा है आपका डाल्टन विधि। अगर इसके जनक की बात करें तो कुमारी हेनले परखास्ट हैं इसकी क्या? जनक। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित असाइनमेंट दिए जाते हैं, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है करने के लिए, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। मान लीजिए टीचर ने बोल दिया कि आपको 4 दिन के अंदर ये फाइल बनानी है बायोलॉजी की या फिर मैथ्स की या फिर साइंस की, तो बच्चे क्या करते हैं उन 4 दिनों के अंदर यानी कि नियत समय के अंदर उस कार्य को कर लेते हैं। इसको बोलते हैं डाल्टन की विधि, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला जो है आपका और अंतिम जो आपकी विधि है वो है भाषा संसर्ग विधि। लिखा है कि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा संसर्ग की जो विधि है कैसी है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से? रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है भाषा संसर्ग विधि में। प्राथमिक कक्षाओं में तो यह विधि काम में ली जाती है। जो हमारी प्राथमिक कक्षाएं हैं 1 से 5 तक की, उनमें हमारी जो भाषा संसर्ग विधि है काम में ली जाती है। आगे लिखा है कि इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ये जो विधि है आपकी भाषा संसर्ग की विधि,
इस विधि के द्वारा जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे छात्र स्कूल पढ़ने आते हैं, उनको अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। वह विधि है भाषा संसर्ग विधि, जिसके माध्यम से उनको व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो यह थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 11 अपनी शिक्षण विधियों के बारे में बात किया है। ये जो 11 हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार घुमा घुमू के बनते हैं। तो जिन लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए, दोबारा से फिर से पढ़ना है, वो लोग हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। हर क्लास के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF के साथ साथ में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल मिलने वाला है। तो चलिए, लगातार आप लोग पढ़ते रहिएगा, और अब आप लोग कम से कम नियमित रूप से जुड़ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम होने में सिर्फ 30 से 40 दिन बचे हैं। तो लगातार पढ़िएगा और नियमित रूप से पढ़िएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।